नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। रुक करेंगे खबरों की ओर। सितारगंज का सरकारी अस्पताल अब कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से उप जिला अस्पताल में शासकीय रूप में अपग्रेड किया गया है, जिसके बाद हॉस्पिटल में विभिन्न शारीरिक रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन, नर्सिंग और अन्य कर्मियों समेत 65 पद सृजित किए गए हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों को लोकल स्तर पर ही बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। 90 बेड का हॉस्पिटल अपग्रेड होने से अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अस्पताल की भव्य बिल्डिंग का निर्माण कराने के बाद अस्पताल के उच्चीकरण की घोषणा की थी। गड्ढा मुक्त सड़कें, पार्किंग, मिनी स्टेडियम निर्माण, तहसील भवन आदि निर्माण के बाद स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर आमजन में बहुगुणा के कार्यों को खुशी की लहर दौड़ रही है। सीएचसी उप जिला चिकित्सालय में अपग्रेड होने के बाद शासन ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, फिजिशियन, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और ऑर्थोपेडिक सर्जन, नेत्र शल्यक, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, नर्सिंग अधिकारी और आपको बता दें लैब टेक्नीशियन, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक, सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षा कर्मी, ऑटो सहायक, बोर्ड बॉय और आपको बता दें 65 पदों को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ जल्द ही इन पदों पर तैनाती के बाद स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जाएंगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सितारगंज का चौतरफा विकास शुरू होने जा रहा है और उसमें उनकी प्राथमिकता रही है। दो प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वहीं कांग्रेस की तरफ से कई जगह ईवीएम पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और इन्हीं सवालों के बीच उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस को जाकर जम्मू कश्मीर में पूछना चाहिए कि क्या ईवीएम खराब है या कांग्रेस का हमेशा यही स्थिति बनी रहती है। जहां पर उनके अनुसार रिजल्ट आते हैं वहां पर सब ठीक रहता है और जहां पर उनके हिसाब से रिजल्ट नहीं आते वहां ईवीएम खराब हो जाता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, हर इलेक्शन में देखा जाता है कि कांग्रेस जो है वो ईवीएम पर सवाल उठाते हुए नजर आती है। इस बार भी कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। इस पर क्या कुछ तमाम जानकारी है? बिल्कुल, जैसे ही कांग्रेस ने ये सवाल खड़े किए तो हमने जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनसे पूछा कि आप इस पर क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और कांग्रेस हमेशा सवाल खड़े करती है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां पर ईवीएम पर कोई सवाल खड़े नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह भाजपा ही जीत रही है। कई जगह ऐसे चुनाव है जहां पर ईवीएम जहां पर कांग्रेस जीती है तो वहां पर ईवीएम पर आकर क्यों सवाल खड़े नहीं हुए। ये आदत बन गई है कांग्रेस की कि जहां पर वो जीतती है वहां पर वो सवाल खड़े नहीं करती है, जहां नहीं जीतती वहां सवाल खड़े कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो कहा कि इस समय जाकर कश्मीर में पूछे, क्योंकि उनके साथियों ने जो है अच्छी जीत हासिल की है, तो अपने साथियों से जाकर भी पूछे वहां पर कांग्रेस कि क्या ईवीएम ने यहाँ पर उनको जिताया है। जी योगेश, और बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज भी कसा है, काफी कुछ कहा है, इस पर क्या जानकारी है? तो लगातार ही उन पर तंज कसते रहते हैं और ये तंज इसीलिए था क्योंकि उनका कहना है कि देखिए इस समय जनता ने जो है उन्हें जिताया है। उन्होंने कहा जनता अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करती है, वो जानती है कि भाजपा की सरकार जो है वो सुशासन की सरकार है, इसलिए ही हरियाणा में वो जीते हैं और कश्मीर में भी बहुत अच्छी सीटें लेकर आए। भले सरकार बनाने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे, लेकिन सीटें बहुत अच्छी लेकर आए हैं, उनका सीधा कहना है। जी योगेश, ज्यादा जानकारी के लिए फिर लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगे। इसके साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में ही आयोजित किए जाएंगे। बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से मुख्यमंत्री धामी ने भेंट की, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये जानकारी साझा की। वहीं राष्ट्रीय खेलों को लेकर खेल विभाग अपनी तरफ से पूरी तैयारी को करने जा रहा है। अब प्रदेश सरकार भी इन खेलों को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभिन्न से इन खेलों को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि पूर्व में भी जब यहां पर खेल हुए थे तो उसी समय खिलाड़ियों को पूरी सुविधा नहीं मिली थी। ऐसे में सरकार को अपनी तरफ देखने की जरूरत है कि क्या हम इस स्थिति में भी हम इतने बड़े राष्ट्रीय खेलों को करवा सकें।
और योगेश सेमवाल हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। योगेश, क्या कुछ तमाम जानकारी है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो यहाँ पर काफी खेल हुए थे और उस खेल में जो वो खेल हुए थे वो काफी जो बड़े लेवल के खेल, उनमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल ये देखने के लिए मिला था कि जो खिलाड़ी हैं उनको सही से खाना नहीं मिला था, सोने के लिए सही से जगह नहीं मिली थी और इसी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने वही उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व में जब आपने वो भी स्टेट लेवल के खेल करवाए थे तो उसमें तो आप लोगों की स्थिति ये थी कि आप लोगों ने खिलाड़ियों को सही से खाना नहीं दिया था, उनको ठहरने की व्यवस्था ठीक नहीं थी और अब आप राष्ट्रीय खेल करवाने जा रहे हैं। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप इस बार ऐसा ना हो कि जिस तरह से पिछली बार बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिस तरह से बहुत ज्यादा परेशान खिलाड़ी हुए थे, इस बार खिलाड़ी ना हो, इससे किसी प्रदेश की छवि भी खराब होगी। और अगर करवाने ही है राष्ट्रीय खेल तो अच्छे से करवाएं, ना कि ऐसी स्थिति पैदा कर दे जहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जी योगेश, ज्यादा जानकारी के लिए फिर जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। भारतीय किसान यूनियन रोड की रुड़की प्रशासनिक भवन में मासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए। किसान यूनियन रोड के अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने बताया है कि डिजिटल मीटर और चकबंदी विभाग द्वारा किसानों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है और गन्ना बकाया के भुगतान को इकबालपुर मिल पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। इसको लेकर डीएम साहब से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर वार्तालाप की जाएगी और अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं होता तो आने वाली 24 अक्टूबर को भारतीय किसान रोड संगठन महापंचायत करने को मजबूर होगा, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन रोड के रुड़की प्रशासनिक भवन में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए। किसान यूनियन रोड के अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने बताया कि डिजिटल मीटर और चकबंदी विभाग द्वारा किसानों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है और गन्ना बकाया के भुगतान को इकबालपुर मिल पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। इसको लेकर डीएम साहब से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर वार्तालाप की जाएगी और अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं होता तो आने वाली 24 अक्टूबर को भारतीय किसान रोड संगठन महापंचायत करने को मजबूर होगा, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वीरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ तमाम जानकारी है? किसान जो है अब धरने पर बैठने जा रहे हैं, एक आंदोलन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ तमाम जानकारी है? देखिए रोड की जो किसानों का हक भुगतान नहीं होता। 17-18 का भुगतान है, 2017-18 को भुगतान करीब 100 करोड़ जो रुपए है एक ही मिल के पास में है। इससे किसान बड़े काफी परेशान है, जिससे उन्हें बच्चों की फीस या बच्चों को अच्छे कॉलेज में बच्चों का जो त्योहार आ रहा है, दीपावली है, कल जो आज हमारा जो दशहरा हो गया, अपने परिवारों को कोई भी सौगात नहीं दे पाते। इसी को देखते हैं कि स्मार्ट मीटर की बात है। पदम रोड है हमारे, ये बड़े किसान लीडर है, उन्होंने कहा कि जो हमारे स्मार्ट मीटर है, हमारा पैसा 8-8 साल नहीं आ पाता तो हम कहाँ से शुरू में बिजली का भी भुगतान करेंगे। इसी को देखते हैं उन्होंने डीएम साहब से मिलने की बात की है और जो डीएम साहब उनकी बात नहीं मानते हैं वो बड़ा धरना देंगे। जिस प्रकार से गुलशन रोड ने 25 से 26 दिन तक ये गुलशन धरना दिया था, उसके बाद अब ये भी धरना देने को तैयार हो गए हैं। जी प्रीति। जी वीरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। खबर चमोली जिले की है, जहां पेंशनरों की समस्याओं का निदान और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से ट्रेजरी के द्वारा 18 अक्टूबर को इंटर कॉलेज करण प्रयाग में जन जागरूकता शिविर आयोजित की जा रही है। ये जानकारी देते हुए मुख्य कोषाधिकारी चमोली मुमूर खन ने बताया है कि पेंशनरों की समस्या के निदान के लिए ये शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के साथ ही योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजित हो रहा है। उन्होंने सभी पेंशनरों से इस शिविर का लाभ उठाने की अपील की है।
आपको बता दें चमोली जिले की ये खबर है, जहां पेंशनरों की समस्याओं के निदान और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से ट्रेजरी के द्वारा 18 अक्टूबर को इंटर कॉलेज करण प्रयाग में जन जागरूकता शिविर आयोजित की जा रही है। ये जानकारी देते हुए मुख्य कोषाधिकारी चमोली मुमुर खन ने बताया कि पेंशनरों की समस्या का निदान के लिए शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पेंशनरों की समस्या जो है वो सुनी जाएगी, समाधान के साथ ही योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन हो रहा है। उन्होंने सभी पेंशनरों से इस शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। विकासनगर में त्योहार सीजन को लेकर पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने खुद सुरक्षा मोर्चा जो है वो संभाला है। विकासनगर के हरबटपुर बाजार में एसएसपी अजय सिंह के साथ एसपी देहात, सीओ विकासनगर सहित पुलिस टीम ने पैदल मार्च निकाला है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर पुलिस होटल और रेस्टोरेंट पर छापेमारी भी कर रही है। विकासनगर का ये पूरा मामला है। आपको बता दें विकासनगर में पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि अभी सीजन जो है वो त्योहारों का चल रहा है। विकासनगर के हरबटपुर बाजार में एसएसपी अजय सिंह के साथ एसपी देहात, सीओ विकासनगर सहित पुलिस टीम ने पैदल मार्च निकाला है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर पुलिस होटल और रेस्टोरेंट पर छापेमारी भी कर रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है वहां के लोगों से वार्तालाप करते हुए नजर आ रही है, पूछताछ भी कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ तमाम जानकारी है? पुलिस जो है वो त्योहारों के सीजन में अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जी बताना चाहूंगा, यहाँ पर देर रात में जो है विकासनगर क्षेत्र में रात एसएसपी साहब और क्षेत्र के जो पुलिस है बाकी सीओ साहब ने पैदल मार्च निकाला। वहीं पर दुकानों को चेक किया गया और वहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको चेक किया गया, पार्किंगों को चेक किया गया, होटल रेस्टोरेंट भी वहां पर जो है छापेमारी की गई होटल रेस्टोरेंट में भी। और इतना ही नहीं, जो दुकानें हैं वहां पर उनको बोला गया है कि यहाँ पर ज्यादा जो पटाखे हैं तो वहां पर जो दिवाली नजदीक आने वाली है, पटाखे ज्यादा ना रखे जाएं ताकि कोई घटना ना घटे। और साथ में ही दुकानों के वहां पर लाइसेंस भी चेक किए गए। फायर के उनको निर्देश दिए गए कि फायर से भी सर्टिफिकेट बनवा करके रखे ताकि कुछ ऐसी घटना घटे तो फायर ब्रिगेड की जो सुविधा है उनको तत्काल मिल जाए। जी मनीष, और पुलिस के इस कदम से बाजार में दुकानों पर कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, दुकानों पर इससे काफी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि रात के समय में जो है पैदल मार्च निकाल करके उनको समझाया गया है अच्छी तरह से। और दुकान पर जो है पार्किंगों को भी ये बताया गया है दुकान वालों को कि इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए, कोई भी सामग्री ज्यादा ना रखे दुकान पर और कोई भी चीज ऐसी ना रखे जिससे कोई घटना घट सके। क्योंकि दिवाली नजदीक है, दीपावली के समय में देखिए इस समय इलेक्ट्रॉनिक का सामान एवं जो पटाखे होते हैं वह ऐसे चीज होती है जिनसे खतरा रहता है, कहीं आग ना लग जाए। इस चक्कर से जो है वहां पर उनका लाइसेंस चेक किया गया है और उनको आगाह किया गया है। जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामलीला मंचन के आखिरी दिन स्थानीय कलाकारों द्वारा रावण वध और रामराज तिलक की लीलाओं का भावपूर्ण मंचन किया गया। रावण द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाकर उन्हें मारने का प्रयास करने और हनुमान जी द्वारा मौके पर पहुंचकर राम लक्ष्मण को बचाने और रावण का वध करने का प्रसंग काफी रोचक रहा। वनवास के अवधि पूरा होने के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के अयोध्या वापस आने पर चारों तरफ खुशी छा गई। योगीराज भरत जी के सलाह निवेदन पर भगवान राम अयोध्या की राजगद्दी संभाली। समापन के दौरान पूर्व विधायक कुंवर प्रवन सिंह, चैंपियन रामलीला ने सभी कलाकारों को पुरस्कार वितरण कर स्वागत किया और उन्होंने कहा कि वो लंढौरा रियासत में होने वाली रामलीला के 101 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं। प्रवन ने कहा कि लंढौरा रियासत की 17वीं पीढ़ी का वंशज होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने आया हूं। उन्होंने आगे कहा कि लंढौरा के रियासत भूरे ने रामलीला समिति को 51,000 रुपए का अनुदान देकर हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि श्री राम के
चरित्र से हमारे युवा और बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हरियाणा में बीजेपी जीत कर उन्होंने कहा कि तिगांव विधानसभा में कांग्रेस ने माहौल खराब कर रखा था। तिगांव में 85,000 गुज्जर वोट हैं। उन्होंने कहा कि मेरे प्रचार में जाने से गुज्जर समाज ने मेरा सम्मान रखा और राजेश नागर को बड़ी जीत दिलाई। इस मौके पर रामलीला के मैनेजर समर सिंह को भी बधाई दी। रुड़की के वार्ड नंबर 4 खंजरपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप का उद्घाटन करने रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा पहुंचे। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर कैंप के संयोजक फॉरेंसिक ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन चेरव जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि ये उनके द्वारा तीसरा कैंप लगाया गया है। उन्होंने प्रण लिया है कि रुड़की के 40 के 40 वार्ड में वो इस तरह के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर कैंप का आयोजन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि खंजरपुर में जैसे ही कैंप लगाया गया वैसे ही खंजरपुर के स्थानीय निवासियों ने यहां बढ़ चढ़कर अपने स्वास्थ्य की जांच, खून की जांच और दवाइयां लेने का काम किया। मौके पर मौजूद रहे जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की आशीष मिश्रा ने बताया कि समाज सेवी चेरव जैन ने कैंप आयोजित किया है और एक सराहनीय कार्य है। हर व्यक्ति को इस कैंप में हिस्सा लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य की पूरी जांच निःशुल्क तौर पर करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन, लंबा जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को जीवन में स्वस्थ रहना चाहिए। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी दुर्गा अष्टमी और नवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह दशहरे के उत्सव के लिए रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। इस बार एक ऐसा संयोग बन रहा है कि दुर्गा अष्टमी और रामनवमी एक साथ मनाई जा रही है। आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं घर घर आज कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज सुबह से ही कन्याओं की टोलियां घर घर जा रही हैं और भोजन ग्रहण कर रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दशहरा में पुतलों को जो है तैयार किया जा रहा है, रावण के पुतलों को तैयार किया जा रहा है। दशहरा पर्व को देखते हुए राजधानी देहरादून में अग्निशमन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अग्निशमन विभाग के अधिकारी सुरेंद्र चंद्र रवि ने बताया कि बिना प्रशासन की अनुमति के कहीं पर भी रावण के पुतले का दहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर इस तरह के आयोजन होते हैं उसके लिए जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही वहां पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इसके अलावा पुतला दहन के पहले कई तरह से सुझाव भी लिए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ की संभावना होती है वहां पर पहले से ही फायर टेंडरों को नियुक्त किए जाएंगे। श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट गुरुवार को अपराह्न के 1 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के दौरान सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं का जत्था अंतिम अरदास के साक्षी रहे। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह से ही प्रारंभ हो गई थी। गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि सुबह 10 बजे सुखमनी साहिब पाठ और सबद कीर्तन के बाद साल की अंतिम अरदास और गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा पढ़ने के बाद पंच प्यारों और सेना के इंजीनियर कोर की ब्रांड की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को सतखंड लाया गया। इसके बाद दोपहर 1 बजे गुरुद्वारा के कपाट बंद किए गए। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा यात्रा को सुखमय ढंग से संपूर्ण सहयोग देकर सफल बनाने के लिए सभी संगतों, शासन, प्रशासन और स्थानीय लोगों का आभार प्रकट किया। हेमकुंड साहिब की यात्रा इस साल 25 मई को प्रारंभ हुई थी। इस साल 1.84 लाख श्रद्धालु ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए। इसके साथ ही हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं।
रुड़की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, पुलिस के आदर्श नगर के स्थित एक घर के करीब 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 रुपए की नकदी चोरी करने वाले गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र निवासी 2 अभियुक्त बाप और बेटे को रुड़की बंदा रोड से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की है ज्वेलरी और घटना में इस्तेमाल एक कार और अन्य सामान बरामद किया है। बता दें कि 2 अक्टूबर को आदर्श नगर निवासी महावीर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात चोरों के द्वारा उनके घर से लगभग 8 लाख रुपए की ज्वेलरी जो है वो और 50,000 नकदी चोरी कर ली गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने बाप और एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी की गई है और घटना में इस्तेमाल किए गए कार और अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। हालांकि दूसरा बेटा अभी भी फरार चल रहा है। सहसपुर थाना पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 5 लाख रुपए और आपको बता दें 2.5 किलो चरस बरामद किया गया है। खास बात यह है कि चरस की खेप किसी लग्जरी कार या मोटरसाइकिल में नहीं, बल्कि एक प्राइवेट बस में लाई जा रही थी। दरअसल मामले का खुलासा करते हुए विकासनगर पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने बताया है कि सहसपुर थाना पुलिस को मुखबिर से क्षेत्र में बस द्वारा नशे की खेप पहुंचाई जाने की सूचना मिली थी, जिसके चलते सहसपुर थाना के बाहर ही संगन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें पहाड़ी रूट पर बस पुरोला उत्तरकाशी से देहरादून की ओर आते हुए जैसे ही सहसपुर थाना क्षेत्र के पास पहुंची तो बस में सवार यात्रियों को बाहर निकालकर बस की तलाशी ली गई, जहां बस में बड़े ही शातिराना अंदाज में ड्राइवर सीट के नीचे टूल बॉक्स में छिपाकर रखी गई 5 लाख रुपए कीमत की करीब 2.5 किलो चरस बरामद की गई, जिसके चलते पुलिस द्वारा बस को सीज करते हुए चरस तस्करी के आरोप में बस के चालक परिचालक को गिरफ्तार किया गया और वहीं गिरफ्त में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।